फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने वाला हूँ। मतलब मेरा कोई पर्पस या मकसद किसी को डराना या कोई हवक फैलाना नहीं है, लेकिन इशू बहुत सीरियस है। इसीलिए मैंने आज सोचा है कि थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को बताऊँ और बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बेसिकली मैं जनरल पब्लिक के लिए एज़ वेल एज़ फिजिशियंस जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी देखना चाहिए और उनके लिए भी ये वीडियो है। लिहाजा इस वीडियो को जहाँ भी पहुँचे उसको फिजिशियंस को भी शेयर करें और जनरल पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक को भी शेयर करें। इशू ये है कि आज की डेट में, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ। आज की डेट में कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है कॉमन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो लंग इन्फेक्शन हो या कॉमन स्किन इन्फेक्शन हो या और कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हो, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक जो यूज़ हो रही है आज की डेट में वो कोलेस्टिन या पॉलीमिक्सिन है। और कोलेस्टिन एंड पॉलीमिक्सिन दोनों एंटीबायोटिक्स के अंदर रेजिस्टेंस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरी अपनी रिसर्च, अपने ग्रुप की रिसर्च और अपना ऑब्जर्वेशन और लिटरेचर के बिना पे मैं एक रफली कह सकता हूँ कि इस वक्त जो कोलेस्टिन रेजिस्टेंस है वो तकरीबन कुछ नहीं तो मोर देन 30 या 40% कोलेस्टिन रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब 30% तो मैं बगैर किसी हेजिटेशन के कह सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी कोलेस्टिन रेजिस्टेंस मिल रहा है हमको। और ख़तरे की बात यह है कि कोलेस्टिन रेजिस्टेंस हमको जो है न्यूनेट्स में, यानी जो नए बच्चे जो पैदा होते हैं, जो 1 दिन 2 दिन और 1 महीने तक के बच्चे होते हैं और जिनको किसी वजह से उनका वेट कम होने की वजह से, यानी प्रीटर्म बेबीज़ जो होते हैं इनक्यूबेटर में, और उनको जो है वो वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो जब वो इंट्यूबेट किए जाते हैं या इंट्यूबेशन में रहते हैं या इंट्यूबेशन कंडीशन में रहते हैं या अदरवाइज नर्सरी में रहते हैं, तो वहाँ कोलेस्टिन चलाई जाती है और कोलेस्टिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे डेटा और हमारे अनपब्लिश्ड डेटा और अनपब्लिश्ड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 30% से ज़्यादा केसेस हैं जिसमें कोलेस्टिन रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 पेशेंट्स हैं या 100 न्यूनेट्स हैं, 100 बच्चे हैं और वो इन्फेक्टेड हैं और उनको ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो उसमें से तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चे, 30-40 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अगर कोलेस्टिन से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो कौन सी ड्रग, कौन सी एंटीबायोटिक उनको दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बाद अब कोई ड्रग बची नहीं है। कार्बापेनिम्स यूज़ होती थी, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, और कोलेस्टिन अब यूज़ हो रही है, उसमें ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। लिहाजा सिचुएशंस बहुत सी फिजिशियन से, ज़ाहिर है मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मेरी बहुत से फिजिशियन से बात हुई, डिस्कशन हुआ, मैं उनसे टच में रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनके सैंपल्स लेता हूँ। दे आर ऑल वेरी कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स, बहुत कंसर्न है और बहुत सीरियस इशू है उनके नज़दीक, क्योंकि कहते हैं हम समझ नहीं आता हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करें, बिकॉज कोई ड्रग है ही नहीं, हर ड्रग में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो गायनी के पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, सेप्सिस होता है, उसके अंदर वो लोग कोलेस्टिन चलाते हैं, उसके अंदर पॉलीमिक्सिन दे रहे हैं, उसके अंदर और कार्बापेनिम ड्रग्स, इमिपेनिम, मेरोपेनिम देते हैं। रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा फिजिशियंस को कि हम कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करें, और दैट इज़ अ रीज़न कि डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। WHO ने भी कहा है कि बाई 2050 या बाई 2040-2050 जो है वो तकरीबन 2 मिलियन डेथ जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होंगी, किसी और वजह से नहीं होंगी, सिर्फ इस वजह से होंगी कि इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए या इसको सामने रखते हुए मैं ये चाहूँगा कि अपने स्पेक्टेटर से या लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, कि इसकी कोशिश करें कि इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनको ये अवेयर कराएँ कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करें। जब तक हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा मिनिमम यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, मिसाल के तौर पर आजकल कॉमन फ्लू चल रहा है, वायरल, छोटा-मोटा वायरल चल रहा है, जिसमें बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है, लेकिन आदमी जहाँ नज़ला, छींक, ज़ुकाम, कोल्ड हुआ, फ़ौरन डॉक्टर के पास गया या नहीं गया, उसने एज़िथ्रोमाइसिन और फलाना ड्रग, ये एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी, और उसकी वजह से सिलेक्शन प्रेशर बढ़ता है सिस्टम में,
और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। लिहाजा मेरा मेरा कहना यह है कि कभी भी कोई एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ना करें। और डॉक्टर से और फिजिशियन से भी मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। वॉच द क्लिनिकल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू प्रॉपर डायग्नोसिस एंड देन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको कभी भी एंटीबायोटिक्स ना दें, एटलीस्ट 2 to 3 4 डेज। अगर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, सीवियर सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, जब तक एंटीबायोटिक्स ना दी जाए। उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसको पैरास्टामोल या क्रोसिन से उसे काम चलाएं। और जब उसे देख लें कि सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो गया आफ्टर टेस्ट सेंसिटिविटी के बाद, देन एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। अदरवाइज फॉरेन एंटीबायोटिक्स का देना कोई सेंस नहीं है। तो मैं फिजिशियन से भी कहूँगा और आम लोगों से भी कहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करें, और जब भी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और करें तो क्वालिफाइड फिजिशियन से करें, अनक्वालिफाइड फिजिशियन से भी ना करें। यानी आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो सड़क पे बैठे होते हैं और दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द, आई एम सॉरी टू से, बट दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द सिस्टम, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कौन से एंटीबायोटिक्स किस कंडीशन में देना है, कौन से एंटीबायोटिक यूटीआई इन्फेक्शन में देना है, कौन से एंटीबायोटिक्स ओरल देना है, कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल है, ये सारे इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए आई एम वेरी सीरियस इन दिस बिकॉज आई एम वर्किंग इन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड इश्यूज एंड हाउ टू कंट्रोल इट एंड देयर स्टेवार्डशिप्स एंड देयर ट्रांसमिशन डायनेमिक्स। मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, लिहाजा मैं अपने आँख से सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है आने वाले ज़माने में 10-20 साल में सिस्टम जो है वो क्लैप्स हो जाएगा और हमारे पास कोई दवा, कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगी। ख़ास तौर से जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो हमारे वो लोग हैं जो 60+ हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, और जो हमारे न्यूनेट्स हैं, जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के, लिहाजा इनको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको हम एक तो इन्फेक्शन से बचाएं, इन्फेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ करें, हम हॉस्पिटल में इन्फेक्शन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करें ताकि इन्फेक्शन मैनेजमेंट हमारा प्रॉपरली काम करे, और उसके बाद हम अपने इन्फेक्शन को कट डाउन करके एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मैं समझता हूँ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे, it will be good for the community, it will be good for the whole humanity. Thank you very much.